नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा यादव है। मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा में इस बार 411 रैंक प्राप्त किया है। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। जो ये वीडियो भी मैं भी शूट करने वाली हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मैंने एज ए मेडिकल ऑफिसर काम भी किया है 2.5 साल, और मैंने इस एग्ज़ाम में अपीयर भी किया है और इसको क्लियर किया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताना चाहती हूँ अपने बैकग्राउंड के बारे में। मैंने अपनी मैक्सिमम स्कूलिंग जो है वो एयरफोर्स स्कूल से करी है, सुब्रतो पार्क से। उसके बाद मैंने अपनी MBBS करी है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। 2010 में मेरा चयन हुआ था और 2016 में मैंने उसे कंप्लीट किया था। 2016 में मेरा पहला अटेम्प्ट था सिविल सर्विसेज का। वो जो अटेम्प्ट था उसमें मैं वर्किंग नहीं थी। वो जो 2016 वाला अटेम्प्ट था वो मैंने कम्प्लीटली अपने घर में बैठ के तैयारी करके उस एग्ज़ाम को निकाला था। मेरे पहले अटेम्प्ट में मुझे इंटरव्यू कॉल आया था। जब मेरा इंटरव्यू कॉल आने से पहले जो मेंस होता है, जस्ट मेंस के बाद मुझे एज ए मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया था ESIC हॉस्पिटल में, ओखला फेज़ 1 में। जनवरी 2017 से मैंने अपनी एज अ प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की थी। 2017 में ही मुझे अपना पहला इंटरव्यू कॉल मिला था। उस एग्ज़ाम में मेरा फाइनल लिस्ट में 13 मार्क्स से रह गया था नाम। जो मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था उससे मैंने प्रीलिम्स मिस कर दिया था 1 मार्क से, और जो मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट है इसमें मुझे 411 रैंक मिली है। तो टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि एज अ प्रोफेशनल पर्सन मैंने 2 साल अटैम्प्ट दिए हैं और मैं फुल फ्लेज डॉक्टर रही हूँ अपने हॉस्पिटल में। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये जर्नी कैसी रही और मैंने कैसे अपने टाइम को मैनेज किया। डिसएडवांटेजेस एंड डेफिनेटली बहुत सारे एडवांटेजेस ऑफ द जॉब वर्किंग एज अ प्रोफेशनल के मैं बताना चाहूँगी। फर्स्टली टॉकिंग अबाउट कि हाउ आई स्टार्टेड। 2017 में जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना जॉब ज्वाइन किया था तब मेरे पास 2 ऑप्शन थे। उसी साल मैंने अपना PG का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर किया था। मेरा एम्स में 248 रैंक आया था और मेरे पास दोनों ऑप्शन थे कि मैं PG को ज्वाइन करूं या फिर मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन करूं। अगर चैलेंजिंग जॉब की जगह देखा जाए और एक प्रेस्टिजियस कॉलेज से पढ़ने के बाद अगर आपको एक सीट मिलती है PG की, तो आप डेफिनेटली उसके लिए जाना चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज को क्रैक करने का कहीं मेरा प्लान था। तो जो फर्स्ट डिसीजन मैंने लिया था वो था कि मेरा नेचर ऑफ जॉब कैसा रहेगा। मैंने मेडिकल ऑफिसर का जॉब एक्सेप्ट किया ओवर अ पोस्ट ग्रेजुएशन जॉब। उसका मेन रीज़न ये था क्योंकि मेरा जो मेडिकल ऑफिसर वाला जॉब था वो सुबह 7:30 से लेके 1:30 की जॉब थी और एक दोपहर का हाफ था 1:30 से लेके 7:30 तक। तो इट वाज अ 6 आवर ड्यूटी एंड सेकेंडली इट वाज अ डेस्क ड्यूटी। मुझे बस अपने OPD में बैठना होता था, पेशेंट्स देखने होते थे और पेशेंट्स देखने के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निल थी क्योंकि मुझे सिर्फ फॉलोअप करना पड़ता था OPD में। मुझे कोई ऑपरेशन के लिए पेशेंट प्रिपेयर नहीं करना होता था। तो इतना था कि मुझे 6 आवर्स अपनी OPD में फोकस करना है, उसके बाद मेरे पास पढ़ने का खूब टाइम हुआ करता था। तो जितने भी प्रोफेशनल सोच रहे हैं कि हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे जॉब के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने नेचर ऑफ जॉब को देखें, उसे बहुत लाइट बनाएं। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप एक लाइटर वर्जन में जा सकते हैं विद लेस सैलरी, तो प्लीज़ उस ऑप्शन को आप अडॉप्ट करें। जो सेकंड मैंने ध्यान दिया, जो मैंने एक्चुअली में फॉलो किया था, वो ये था कि मैं ऑलरेडी अपना पहला अटेम्प्ट जिसमें मैंने अपनी पूरी मेहनत लगाई थी, मैंने अपना पहला अटेम्प्ट विदाउट जॉब दिया था। क्योंकि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जब तक आप सिलेबस के गो थ्रू ना हो जाएं, या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल अभी भी हैं, अगर वो लोग भी अगर प्रोफेशन के साथ अपना एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो वो ये बात ध्यान में रखें कि कम से कम आपको 6 से 7 महीने लग जाते हैं पूरे सिलेबस को कवर करने में। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो अपने आप को इतना पुश ना कर पाएँ। अगर ना पुश कर पाएँ तो ज़्यादा हताश ना हो आप कि आप अपने जॉब के साथ एग्ज़ाम का सिलेबस पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्टर के लिए पूरा सिलेबस कवर करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो जब मैंने अपना दूसरा अटेम्प्ट दिया तब मैं वर्किंग थी, ना कि अपने पहले अटेम्प्ट में। तो जितने भी लोग एक बार अटेम्प्ट दे चुके हैं और इस एग्ज़ाम के प्रोसेस से गुजर चुके हैं, उन्हें मैं सलाह दूंगी कि वो अपने जॉब के साथ इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें। तो सेकेंड वॉज कि व्हेन आई डिसाइडेड टू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम, आई अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम व्हेन आई वॉज ऑलरेडी डन विद द सिलेबस एंड आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम। जो थर्ड चीज़ मैंने ध्यान में रखी थी वो ये था कि जो मेरा ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो एकदम निल हो जाए। मेरी जो फैमिली है वो द्वारका में रहती है और जो मेरा वर्किंग एरिया था वो ओखला में था। तो दोनों के बीच में कम से कम 2.5 घंटे का डिफरेंस होता है अगर आप ट्रैवल करके जाते हैं तो मैंने इस ट्रैवलिंग डिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए एक हॉस्टल बहुत ही पास में ही लिया था ओखला के, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं वहाँ से कम्यूट करती थी और वहाँ से सिर्फ मुझे 20 मिनट लगते थे पहुँचने के लिए। तो जो थर्ड डिसाइडिव फैक्टर वो ये है कि अपने आप जॉब के साथ अपने और सारे जो एरियाज़ हैं उनको आप कट ऑफ कर दें। जो फोर्थ चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो एक्चुअली में फैक्ट भी रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी सुपर वुमन या सुपरमैन नहीं होता।
तो जब मेरा एग्ज़ाम होता था तो प्रीलिम से मैंने 1.5 महीना पहले छुट्टी ली थी और अपने मेंस के लिए मैंने 2 महीना पहले छुट्टी ली थी। थोड़ा ऑफिस में इश्यूज़ हुआ करते थे, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एग्ज़ाम पे फोकस्ड हैं तो छोटी मोटी बात सुनने की हिम्मत रखते हैं। तो मैंने भी सही टाइम पे छुट्टी का यूज़ किया था। ऐसा नहीं है कि मैंने फुल फ्लेज लास्ट डे तक अपना जॉब किया था। तो ये कुछ रियल फैक्ट्स हैं जो मैंने अपना जॉब स्टार्ट करने से पहले सोचे थे। अब मैं आपको वो बताऊंगी कि मेरी जर्नी जब मैं अब जॉब कर रही थी तब कैसी रही, मेरा टाइम टेबल कैसा हुआ करता था। मेरा जो जॉब है उसमें 2 शिफ्ट्स में आप काम कर सकते हैं, सुबह 7:30 से 1:30 और शाम में 1:30 से लेकर 7:30 तक। तो मैंने चूज़ किया था अपना आफ्टरनून वाला हाफ। उसके बहुत सारे रीज़न्स थे। पहला रीज़न ये था कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं सुबह उठ के बहुत अच्छा पढ़ सकती हूँ। तो मैं ये सोचती थी कि जब मैं सुबह सुबह फ्रेश उठूँगी तो मैं पहले पढ़ाई करूँगी और याद करने का सारा काम मैं सुबह 7 बजे से लेकर अपना 1 बजे तक ख़त्म कर दूँगी। फिर 1 बजे मेरा जो हॉस्टल था, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं अपना खाना भी खुद प्रिपेयर नहीं करती थी, मैं हॉस्टल में रहा करती थी। मेरा बस मेन एम ये था कि 7 to 1 o'clock तक मैं अपना याद करने का सारा काम ख़त्म कर दूँ, 1 o'clock अपने मेस में जाऊँ, खाना खाऊँ। मैं मेस के टाइम में ही अपनी कैब बुक करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे अपना 1-1 मिनट सेव करना है तो मुझे अपने मनी का यूज़ करना होगा। ओला कैब या उबर कैब करा करती थी ताकि वो मुझे जल्दी से एकदम डोर स्टेप से उठाए। और फिर 1:10 या 1:20 तक मैं अपना खाना खा के उस उबर कैब से अपने हॉस्पिटल पहुंच जाया करती थी। तो बाय 1:45 में अपने हॉस्पिटल में होती थी, बिकॉज मैक्सिमम कैब मेरी 20-25 मिनट्स लिया करती थी। उसके बाद 2 o'clock से लेके कुछ 5 o'clock तक हमारी प्रॉपर ओपीडी चलती है। तो मुझे कुछ एडवांटेजेस थे आफ्टरनून के। एक तो जब मुझे नींद आ रही होती थी तब मैं अपने ओपीडी में हुआ करती थी, तो वो जो नींद वाला हाफ था, मेरी जो थकान हुआ करती थी वो मेरी हॉस्पिटल में ही ख़त्म हो जाया करती थी। दूसरी जो मुझे एडवांटेज था वो ये था कि शाम के हाफ में मेरे पेशेंट्स भी बहुत कम आया करते थे। तो छोटे मोटे टाइम जो मुझे मिल जाता था या फिर कोई ब्रेक टाइम हुआ करता था आधे घंटे का 5:30 वाला, तो उसे मैं अपने लिए यूटिलाइज़ करती थी। इसमें मैं कैच देना चाहती हूँ कि मैं अपना जो न्यूज़पेपर थी वो अर्ली मॉर्निंग ना पढ़कर उसे दोपहर वाले हाफ में पढ़ा करती थी। मैं अपने कैब में ही अपना पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। और क्योंकि मैं वर्किंग थी, जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था मैंने दोनों पेपर पढ़े थे, हिंदू और दी एक्सप्रेस। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस को मैंने अपने सेकंड हाफ में छोड़ दिया था, फिर मैंने सिर्फ हिंदू पे फोकस करना स्टार्ट किया था। तो जब मैं कैब से ट्रैवल करती थी तो मैं हमेशा कैब में ही अपना पेपर पढ़ना स्टार्ट करती थी। और जैसा लोग बताते भी हैं और मैंने फॉलो भी किया, हमें हमेशा पेपर के नेशन वाले पोर्शन से स्टार्ट करती थी ताकि जो मेन न्यूज़ है मुझे पहले पता हो, और एडिटोरियल पोर्शन को मैं कैब में ही ख़त्म कर लिया करती थी। तो जब मैं अपने ऑफिस में बैठी होती थी तो मैं अपने डेस्क के ऊपर ही अपना न्यूज़पेपर लगा के रखती थी कि जैसे ही पेशेंट्स का लोड कम हो जाएगा तो मेरी नोटबुक में मैं अपनी नोटबुक रखती थी वहीं पे, उसमें मैं नोट्स बनाया करती थी। तो ऑफिस का मुझे ये एडवांटेज था कि एक तो मेरा डेस्क जॉब था, दोपहर में पेशेंट्स कम हुआ करते थे, और तीसरा एडवांटेज ये था कि मैं बैठ के वहाँ पर नोट्स बना लिया करती थी। अब मॉर्निंग में याद करने के बाद और दोपहर में न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं काफ़ी अच्छी खासी थक जाया करती थी। और मैं जब वापस पहुँचती थी अपने हॉस्टल तो हमेशा 8:30 टाइम होता था। तो मैं 8:30 से 9 o'clock तक अपना डिनर करती थी। लेकिन मैं कभी अपने रूम नहीं जाया करती थी हॉस्टल के, मैं सीधा अपनी लाइब्रेरी में ही अपने सारे बुक्स को लेके आया करती थी। मेरा प्लान बस ये था कि जो मैंने सुबह अपना ड्रेस पहना है वो मैं शाम तक उसी को मेंटेन करती थी। तो मैं 7:30 फिर मैं 8:30 वापस आकर खाना खाने के बाद 9 o'clock हमेशा मेरे पास एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप सर्कल था। मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं पूरे प्रोसेस में। तो हम लोग हमेशा 1 घंटे के न्यूज़पेपर डिस्कस करते थे 9 to 10 कि हमने आज पेपर में क्या आया है, हमने क्या पढ़ा है। अगर मैंने कुछ मिस किया तो वो ऐड करते थे और ये डिस्कशन ग्रुप हम रखा करते थे। फिर 10 to 11 के बीच में या तो अगर प्रीलिम्स है तो हम उसका टेस्ट पेपर करते थे, और या फिर अगर मेंस है तो हम आंसर राइटिंग करते थे। तो ऐसा था कि जब मैं बहुत थक जाया करती थी अपने दोस्तों के पुश के वजह से, मैं एक्चुअली मैं अपने सेकेंड हाफ में पढ़ पाती थी। तो 11 बजे के आसपास हम सब लोग सारे फ्रेंड्स वाइंड अप कर देते थे और मेरे सारे फ्रेंड्स चले जाया करते थे सोने के लिए। मैंने वो 11 to 12 का टाइम जो था वो हमेशा मिसलिनियस चीज़ों के लिए रखा था। या तो मैं उस टाइम पे अपने नोट्स बनाया करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अपना मॉर्निंग वाला हाफ में नोट्स बनाऊंगी तो फिर याद कब करूँगी। तो मैं 11 to 12 के बीच में नोट्स बनाती थी और आधे घंटे का एक राज्यसभा टीवी का न्यूज़ सुनती थी। तो मैं बस यही कैच देना चाहती हूँ कि ये मेरा एक दिन का प्रॉपर टाइम टेबल हुआ करता था। और जो सबसे प्रोडक्टिव मेरा दिन हुआ करता था वो होता था मेरा संडे सैटरडे या फिर मेरा फेस्टिवल का दिन, क्योंकि मुझे पता था कि और सब लोगों के लिए फेस्टिवल है और सब लोगों के लिए वो संडे है, लेकिन मेरे लिए वो एक ऐसा दिन है जिस दिन मैं एक फुल फ्लेश तैयारी कर सकती हूँ।
तो संडेज़ को और छुट्टी के दिन को मैं हमेशा याद करने के लिए रखा करती थी। मेरा बस मेन एम ये था कि जो मैंने लिख रखा है अपने नोट्स में वो मेरे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इतना हैवी है और जॉब के साथ एग्ज़ाम के बारे में सोचना भी बड़ी बात थी। तो ये मेरा पूरा टाइम टेबल हुआ करता था पूरे दिन का। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ों पे मैंने क्योंकि इतना टाइम होने के बाद भी आपको अपने जॉब से भी कभी कभी डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जॉब में भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिमांड्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग वहाँ भी ऑक्यूपाइड रहता है। इस मामले में मैं बहुत लकी थी कि मेरा ऑफिस बहुत सपोर्टिव था, मेरे जो स्टाफ मेंबर्स थे वो भी बहुत सपोर्टिव हुआ करते थे। तो एक सजेशन दूंगी कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ स्टाफ के साथ अच्छा बनाकर भी रखें, एंड एट द सेम टाइम अगर वो बहुत सपोर्टिव है तो आपके लिए एडवांटेज है। जो सेकंड चीज़ मेरे साथ हमेशा काम करी थी वो था थोड़ा बहुत डिसिप्लिन जो मैंने फॉलो किया। जैसे एट द एंड ऑफ द डे आप भी एक इंसान ही और आप भी इंजॉय करना चाहते हैं। मैं कुछ बात बताना चाहूँगी रिगार्डिंग दी एंटरटेनमेंट एंड रिमेनिंग हैप्पी, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं और आके पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो मुझे 2-3 चीज़ों का ही इंटरेस्ट है। मुझे खाने का बहुत शौक है और एट द सेम टाइम मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक है। तो मैं बहुत सिंपल सा काम करती थी, जब मुझे लगता था मॉर्निंग में उठ के कि आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का, तो मैं ये इंश्योर करती थी कि कुछ भी चीज़ हो मेरे घर के जस्ट पास हो। तो मेरा हॉस्टल के पास एक कम्युनिटी सेंटर हुआ करता था, वहाँ पर सिनेमा हॉल भी था और खाने के एरियाज़ भी थे। तो मैं मॉर्निंग में अपने सारे फ्रेंड्स को ना बुलाकर मैं अकेले ही मूवी देखने जाती थी। वहीं पे मेरा जो बेस्ट फूड मुझे पसंद था वो मैं खाती थी और फिर वापस आके अपनी पढ़ाई पे लग जाया करती थी। उससे ये था कि मुझे 10 लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती थी, और जो मेरे फ्रेंड्स थे वो अच्छे से समझते थे कि अगर इसका मन है मूवी देखने का तो अकेले भी चली जाएगी। तो मैं बस ये कोशिश करती थी कि मेरा अगर मुझे एंटरटेनमेंट भी लेना है तो वो और सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर वो सिर्फ एक फुल फ्लेज एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो मूवीज़ देखना और फूडी होना मुझे हमेशा से पसंद था, तो दोनों चीज़ें मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे मेंटेन करी। बट उसके अलावा अगर मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि हम मार्केट जा रहे हो, अगर तुम चलना चाहती हो, तो मैं हमेशा यही ऑप्शन दिया करती थी कि यार 1 घंटा आने में जाने में और जो डिस्टर्बेंस होती है, जो दिमाग डिविएट हो जाता है, उसको मैं हमेशा अवॉइड करती थी। तो मैं लॉन्ग जर्नीज़ या फिर लॉन्ग ब्रेक्स कभी नहीं लेती थी, बहुत छोटे छोटे ब्रेक्स, ताकि मैं रिफ्रेश हो जाऊँ। और कोशिश करती थी कि मैक्सिमम ब्रेक मेरे खुद के सिंगलडम टाइप हो और बहुत सारे ग्रुप के साथ ना हो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए मेंटेन करना। तो ये कुछ डिसिप्लिनरी एक्शंस अगर आप लेना चाहेंगे तो आप डेफिनेटली अपने जॉब के साथ एक्सेल कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो ये होता है कि आप अपने एक बेगर चंक को अपने प्रोफेशन में देते हैं। जैसे मेरे लिए वो 6 आवर्स ड्यूटी थी, उसके अलावा 1-1 घंटे का आप आगे पीछे का गैप मान के चलिए, तो 24 आवर में 8 आवर्स तो मेरे हमेशा के लिए ही ख़त्म हो जाते थे। और जो थकान मुझे अपने जॉब से आती थी वो भी एक एडिशनल प्रॉब्लम्स थी। बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू एनलिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल। सबसे बड़ा एडवांटेज जो मेरे केस में था वो ये था कि मैं मेडिकल साइंस से ही, मैंने अपना ऑप्शनल भी मेरा मेडिकल साइंस था, तो मैंने उसी से अपना एग्ज़ाम अपीयर किया है। तो कहीं ना कहीं जो लेटेस्ट मेडिसिन का डेवलपमेंट चल रहा है और बहुत सारी डिजीज़ के जो डेवलपमेंट चल रहे हैं वो मुझे पता होते थे, और एक तरह का मेरे लिए रिविजन था उन्हीं मेडिसिन को बार बार देखना प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर और उन्हें पढ़ना। और हमेशा सीनियर्स तो हुआ ही करते थे मुझे गाइड करने के लिए। तो मुझे अपने ऑप्शनल में एक एडवांटेज मिला। तो जितने भी डॉक्टर प्रोफेशनल्स हैं मैं उन्हें स्पेशली सजेशन दूंगी कि वो अपने मेडिकल प्रोफेशन को तो डेफिनेटली ना छोड़ें और अपने मेडिकल ऑप्शन को भी ना छोड़ें। दूसरी जो मुझे एडवांटेज थी वो ये था कि कहीं ना कहीं मैं इकोनॉमिकली बहुत साउंड थी। अगर मुझे कोई टेस्ट सीरीज़ लेनी है या फिर मेरी फैमिली को कोई रिक्वायरमेंट है तो वो सब कुछ मैं करने के लिए केपेबल थी। थर्ड थिंग जो थी वो है यूपीएससी की अनसर्टेनिटी। सबको पता है कि एग्ज़ाम एक बारी में नहीं हो सकता है कि छठी बारी में निकले, तो इस अनसर्टेनिटी वाले गैप को भरने के लिए मेरे लिए ये प्रोफेशन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा दिमाग इससे शांत रहा करता था और मुझे बस अपने जॉब और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना था। जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे हुआ था इस एग्ज़ाम का वो मैं मानती हूँ कि मेरे इंटरव्यू में हुआ था, क्योंकि मेरे इंटरव्यू 190 मार्क्स हैं और आई थिंक उसकी बदौलत ही मैं इस लिस्ट में भी एग्जिस्ट करती हूँ। उसका मेन रीज़न ये है कि मैं ESIC हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ जो बेसिकली लेबर क्लास को केटर करता है। तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय इंटरव्यू मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में था कि जो मेरा प्रेजेंट प्रोफेशन है उसमें सबसे लेटेस्ट हूँ मैं, और कहीं ना कहीं इंटरव्यू का ध्यान उस पर जाएगा ही जाएगा। तो मैं कहीं ना कहीं समझ गई थी कि मुझसे लेबर मिनिस्ट्री या फिर लेबर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। और व्यास सर का मेरा बोर्ड था और सर ने मुझसे बैठते ही सबसे पहले यही सवाल पूछा था कि लेबर के जो रिलेटेड कोड्स हैं वो आप बताइए। और मेरा ऑलमोस्ट आई थिंक 30-40% जो इंटरव्यू था वो सिर्फ लेबर और लेबर से रिलेटेड इशूज़ पे था। तो एज अ डॉक्टर शायद मैं ऐसा कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी अपने आप से, लेकिन लेबर मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हुए मुझे कहीं ना कहीं गेस वर्क मैंने कर लिया था कि मुझसे सवाल पूछे जाएंगे।
तो ये शायद इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा मुझे एडवांटेज हुआ कि मेरे प्रोफेशन ने ही मेरे इंटरव्यू को पूरा गाइड किया और अल्टीमेटली मुझे 190 मार्क्स दिए। तो अल्टीमेटली मैं उसमें ऐसे ही वाइंड अप करूँगी इस पूरे सेशन को कि जितने भी लोग प्रोफेशन में हैं अपने, वो एक्चुअली 2 बार थॉट दें इस चीज़ को कि क्या मुझे अपना जॉब छोड़ने की ज़रूरत है। थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट अगर आप अपने अंदर रखेंगे और उसके अलावा अपनी जॉब को लाइट रखेंगे, तो आप जॉब के साथ एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकते हैं। उसके अलावा बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जो प्रोफेशन में हैं वो भी ना घबराएं और जो प्रोफेशन में नहीं हैं वो भी ना घबराएं, क्योंकि यूपीएससी में जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं सबका अपना इंडिविजुअल तरीका होता है। जब मैंने शुरुआत करी थी मेरे सारे फ्रेंड्स नॉन वर्किंग थे, लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेटली दे हैव ऑल्सो अंडरस्टूड एंड आई हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि हम सब लोगों ने अपना एक पाथ कार्व आउट किया है। तो जितने भी लोग हैं अपने ऊपर विश्वास रखें और अपनी जर्नी को एकदम सक्सेसफुल बनाएं। और अब इस वीडियो को बस कंक्लूड करने के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जब मैंने इस तैयारी को स्टार्ट किया था तो देयर वर मोमेंट्स इन माय लाइफ व्हेन आई वाज वेरी डाउटफुल अबाउट माई सेल्फ कि क्या मैं इस एग्ज़ाम को निकाल पाऊँगी कि नहीं निकाल पाऊँगी। और जॉब को एक्सेप्ट करने का भी मेन रीज़न यही था कि आई वाज डाउटफुल कि क्या मैं यूपीएससी के लिए बनी हूँ कि नहीं बनी हूँ। लेकिन जो 3 साल की जर्नी है और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है विद माई पेशेंट्स एंड व्हाट आई वाज रीडिंग, मुझे तो दोनों के बीच में कोई ना कोई कोरिलेशन था। तो जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उसके लिए प्राउड फील करें, और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप लोनली हैं और बहुत परेशान हैं, थोड़ा सा अपने प्रोफेशन की तरफ मुड़ के देखें। क्योंकि मैं जब अपने ओपीडी या हॉस्पिटल में जाया करती थी, मेरे लिए मेरे पेशेंट्स का चेहरा शायद कभी कभी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन जाया करता था। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट ऑल ऑफ यू हु एवर आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड एट द सेम टाइम बिलीव इन दोज पीपल हुम यू आर गोइंग टू सर्व, क्योंकि उनकी आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है। एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट गेट गोइंग थिंग फॉर मी फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू।